दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न से। हमने पूछा था अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए 23 सितंबर, ऑप्शन बी 24 सितंबर, ऑप्शन सी 25 सितंबर या फिर ऑप्शन डी 26 सितंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 23 सितंबर। आप में से कई व्यूअर्स ने इसका एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। वर्ष 2022 के लिए इसकी थीम साइन लैंग्वेज यूनाइट अस है। इस दिवस का प्रस्ताव बधिरों यानी डेफ पीपल के एक संघ वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ यानी WFD ने दिया था। 23 सितंबर 1951 को WFD की स्थापना की गई थी, इसलिए इस दिन को सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में चुना गया। ये दिवस पहली बार 2018 में बधिरों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 23 सितंबर। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये पहल 2020 में शुरू की गई थी। कथन 2 है, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व बैंक की संयुक्त पहल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों और न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। IHCI पहल 2017 में शुरू की गई थी, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसके तहत आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर सहित सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में उच्च रक्तचाप से पीड़ित कई लोग इलाज करा रहे हैं। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राज्य सरकारों और विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक संयुक्त पहल है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 न ही 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के संबंध में ओस्किल क्या है। डोनबास क्षेत्र में एक शहर, रूस का एक सैन्य अभ्यास, रूस और यूक्रेन में दक्षिण की ओर बहने वाली एक नदी या फिर कुर्स्की में परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, रूस और यूक्रेन में दक्षिण की ओर बहने वाली एक नदी। हाल ही में यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि उसने खार्किव क्षेत्र में ऑस्किल नदी के पूर्वी तट पर नियंत्रण कर लिया है। ऑस्कोल या ऑस्किल रूस और यूक्रेन में दक्षिण की ओर बहने वाली एक नदी है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह कुर्स्क और वेरोनिश के बीच से निकलती है और दक्षिण की ओर बहती है। इसके बाद यह डॉन नदी में मिलने के लिए दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। यह 472 किलोमीटर लंबी है, जिसका जल बेसिन 14,800 वर्ग किलोमीटर है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, रूस और यूक्रेन में दक्षिण की ओर बहने वाली एक नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन श्रिंकफ्लेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। जब कोई उत्पाद कीमत को समान रखते हुए अपनी मात्रा को कम कर देता है, धीमी आर्थिक वृद्धि के साथ उच्च बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं, या फिर जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बहुत धीमी गति से बढ़ती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, जब कोई उत्पाद कीमत को समान रखते हुए अपनी मात्रा को कम कर देता है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। देश भर में मुद्रास्फीति के चलते अब श्रिंकफ्लेशन की स्थिति देखी जा रही है। श्रिंकफ्लेशन किसी उत्पाद के स्टिकर मूल्य को बनाए रखते हुए उसके आकार को कम करने की एक पद्धति है, इसलिए विकल्प ए सही है। उदाहरण के लिए 5 रुपए के बिस्किट में बिस्किटों की संख्या या पैकेट का वजन कम करना श्रिंकफ्लेशन माना जाता है। दूसरे शब्दों में यह तब होता है जब निर्माता उच्च उत्पादन लागत को देखते हुए उत्पाद की मात्रा को कम करते हैं, लेकिन खुदरा कीमतों को समान रखते हैं। यह अलग अलग तरीकों से भी हो सकता है। उदाहरण के लिए एक चॉकलेट कंपनी ने फाइल का उपयोग करना बंद कर दिया, जिसका उपयोग वह चॉकलेट की गुणवत्ता और स्वाद को बनाए रखने के लिए किया करती थी, ताकि खर्च को बचाया जा सके। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, जब कोई उत्पाद कीमत को समान रखते हुए अपनी मात्रा को कम कर देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैती अनुष्ठान किस राज्य से शुरू हुआ था। केरल, उत्तराखंड, गुजरात या फिर ओडिशा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, उत्तराखंड। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैती अनुष्ठान ने कुमाऊं के कई गांवों को हरियाली से भर दिया है। मैती उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में प्रचलित एक विवाह अनुष्ठान है, इसलिए विकल्प बी सही है। विवाह समारोह के दौरान दुल्हन एक पौधा लगाती है, जिसमें दूल्हे द्वारा पानी डाला जाता है।
1995-96 में शुरुआत के बाद मैती आंदोलन हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात जैसे अन्य भारतीय राज्यों में भी फैल गया। अब यह आंदोलन राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके कनाडा, ब्रिटेन, नेपाल और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी फैल गया है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया में एक कानून है जिसके तहत शादी की अनुमति 2 पेड़ लगाने के बाद ही मिलती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसकी स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी। कथन 2 है इसका मुख्यालय वियतनाम में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने भारत की अर्थव्यवस्था 2022-23 के लिए विकास अनुमान को 7.5% से घटाकर 7% कर दिया है। एडीबी की स्थापना 1966 में 31 सदस्यों के साथ हुई थी, जिसमें अब 68 सदस्य शामिल हो चुके हैं। इसलिए कथन 1 सही है। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मंडलूयोंग शहर में स्थित है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। यह सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी निवेश प्रदान करके अपने सदस्यों की सहायता करता है। 31 दिसंबर 2021 तक इसके 5 सबसे बड़े शेयरधारक थे। पहला जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त रूप से कुल शेयरों के साथ 15.6%, दूसरा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 6.4% शेयर के साथ, भारत 6.3% शेयर के साथ और ऑस्ट्रेलिया 5.8% के साथ बड़े शेयरधारक बने हुए हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प ए, केवल 1। अगला प्रश्न है हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम में किसका उपयोग किया जाता है? तरल ईंधन और तरल ऑक्सीडाइजर, ठोस ईंधन और ठोस ऑक्सीडाइजर, ठोस ईंधन और तरल ऑक्सीडाइजर या फिर तरल ईंधन और ठोस ऑक्सीडाइजर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ठोस ईंधन और तरल ऑक्सीडाइजर। चलिए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में 30 KN हाइब्रिड मोटर का परीक्षण किया गया था। इस हाइब्रिड मोटर ने हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन STPB आधारित एल्यूमिनाइज्ड सॉलिड फ्यूल और लिक्विड ऑक्सीजन यानी LOX को ऑक्सीडाइजर के रूप में इस्तेमाल किया। यह ठोस ईंधन और तरल ऑक्सीडाइजर का उपयोग करता है, इसलिए विकल्प सी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ठोस ईंधन और तरल ऑक्सीडाइजर। अगला प्रश्न है इनोवेशन रोडमैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज किससे संबंधित है? वन नेशन समिट, बेशल कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन या फिर ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम। हाल ही में भारत ने इनोवेशन रोडमैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज लॉन्च करने की घोषणा की। यह घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका के पिट्सबर्ग में आयोजित ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 में की गई है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसे ब्राजील, कनाडा, यूरोपीय कमीशन और यूके के निष्कर्षों के आधार पर विकसित किया गया है। इसका लक्ष्य सार्वजनिक निजी निवेश के जरिए अगले 5 वर्षों के दौरान ऊर्जा अनुसंधान, विकास और कार्यप्रणाली में वित्त पोषण बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम। अगला प्रश्न है यह अप्रयुक्त धन को वापस बैंक खाते में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया है, जिसमें धन वापस ग्राहक के ट्रेडिंग खाते से जुड़े प्राथमिक बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? सेविंग अकाउंट सेटलमेंट, रनिंग अकाउंट सेटलमेंट, करंट अकाउंट सेटलमेंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट सेटलमेंट। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, रनिंग अकाउंट सेटलमेंट। चलिए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। स्टॉक ब्रोकिंग उद्योग के लिए 1 अक्टूबर से नई खाता निपटान प्रणाली यानी न्यू अकाउंट सेटलमेंट सिस्टम शुरू हो जाएगा। जुलाई में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के मुताबिक तिमाही या महीने के पहले शुक्रवार को ट्रेडिंग सदस्यों को खाते का निपटान करना होगा। बाजार नियामक स्टॉक ब्रोकरों को व्यवस्थित करने के लिए उपलब्ध क्रेडिट शेष राशि को ट्रेडिंग खाते से बैंक खाते में कम से कम एक बार तिमाही यानी 90 दिन या 30 दिनों में ट्रांसफर करता है। प्रयोग न किए जाने वाले धन को वापस बैंक खाते में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को रनिंग अकाउंट सेटलमेंट या निधि का तिमाही निपटान कहा जाता है। फंड को ग्राहक के प्राथमिक बैंक खाते में वापस ट्रांसफर कर दिया जाता है जो ट्रेडिंग खाते से जुड़ा होता है, इसलिए विकल्प बी सही है।
इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, रनिंग अकाउंट सेटलमेंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ताइशेट, कंजाचिंस्कोए और स्कोवोरोडिनो शब्द चर्चा में थे। ये क्या हैं? साइबेरिया क्षेत्र में ग्लेशियर, अल्ताई क्षेत्र में नदियां, रूस में पर्वत श्रृंखलाएं या फिर रूस में शहर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, रूस में शहर। भारत उच्च माल भाड़ा दरों के कारण इस महीने रूसी एसपीओ कच्चे तेल की खरीद को छोड़ने की योजना बना रहा है। एसपीओ यानी पूर्वी साइबेरिया प्रशांत महासागर 4188 किलोमीटर लंबी तेल पाइपलाइन है जो रूस से जापान, चीन और कोरिया के एशियाई प्रशांत बाजारों में कच्चे तेल का निर्यात करती है। इस पाइपलाइन का निर्माण रूसी कंपनी ट्रांसनेफ्ट द्वारा 2 चरणों में किया गया था। ये ताइशेट शहर से कंजाचिंस्कोए, स्क्वेरोडिनो और पेरोवोंजेआ होते हुए कोज़्मिनो शहर तक फैली है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, रूस में शहर। चलिए आज के एपिसोड का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अहोम बलों के कमांडर और असमिया राष्ट्रवाद के प्रतीक थे जिन्होंने मुगलों के खिलाफ अलाबोई और सरायघाट की लड़ाई लड़ी थी? आपके ऑप्शन है लचित बोरफुकन, पुरंदर सिंघा, चाओलुंग सुकाफा या फिर राजेश्वर सिंघा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, लचित बोरफुकन। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने 24 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के समापन समारोह में भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। लचित बोरफुकन अहोम बलों के कमांडर और असमिया राष्ट्रवाद के प्रतीक थे। उन्होंने मुगलों के खिलाफ अलाबोई और सरायघाट की लड़ाई लड़ी थी, इसलिए विकल्प ए सही है। अलाबोई की लड़ाई 5 अगस्त 1669 को उत्तरी गुवाहाटी में दादरा के निकट अलाबोई हिल्स में लड़ी गई थी। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, लचित बोरफुकन। चलिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। यूनेस्को ने सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए विश्व विरासत शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1995 या फिर ऑप्शन डी 1996। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए सवालों और उनके नए जवाबों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।